तो बच्चों, अब हम नागा प्रजाति के नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, मतलब पार्ट थ्री में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वहाँ इनकी नागा स्त्रियाँ जो होती हैं वो सूती कपड़े काटना, बुनना नागा लोगों का प्रमुख कुटीर उद्योगों में आता है। और यहाँ रुई जो है वो कुछ नागाओं द्वारा पैदा की जाती है या फिर ये लोग बाजार से ले आते हैं। ज़्यादातर कपड़े बुनने का काम नागाज नहीं करते हैं, पर कुछ वर्ग के लोग जो कपास उत्पादित करते हैं वो सूत भी काटते हैं और कुछ कपड़ा भी बुनते हैं। ज़्यादातर ये सारे कार्य जो हैं बुनने के, सूत काटने के, ये स्त्रियां करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। वो उसको अपने लायक नहीं समझते हैं इस कार्य को, तो वो शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं और महिलाएं इस काम को करती हैं। तो सामान्यतः पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ा बुनने के औजार जो होते हैं उन्हें बनाते हैं, जैसे कि आपके चरखा है, डिर्री है ना, और घिर्रियों पर चढ़ाकर करघों में लगाया जाता है। तो करघे के लिए जो तार बांधना और कपड़ा बनाने की जिस तरह से कुटीर उद्योग में एक फ्रेम बनाया जाता है जिसमें धागे बांधकर ये लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो ये सारे धागा बांधना, फ्रेम बनाना, ये सारे काम पुरुष करता है और फिर कपड़ा बुनने का कार्य स्त्रियां करती हैं। अब वस्त्रों में ये क्या बनाते हैं, जैसे चादर है, शॉल है, लंबा कपड़ा, रुमाल, तौलिए, है ना। और कपड़ा बुनते समय ये लोग बहुत सारे रंगों का, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, ऐसे मिश्रण करके बनाते हैं। तो इनके कपड़े जो होते हैं बहुत आकर्षक डिज़ाइन वाले होते हैं और बहुत चटकीले कलर्स, जो कि आँखों को उस एरिया में, पहाड़ी और वैसे एरिया में बहुत अच्छे से प्रभावित करते हैं या आपको आकर्षित करते हैं। इस तरह के रंगों का उपयोग ये लोग करते हैं। और इनके रंग भी स्थानीय पौधों से जो रंग निकलते हैं वो निकाल कर, और अब तो चूँकि इनको भी ये मुख्य धारा के लोगों से जुड़ चुके हैं तो अब लोग ये बाज़ार से भी मंगा लेते हैं और कपास को रंग के और अनेक प्रकार के स्त्रियों द्वारा कपड़े बनाती हैं, अलग अलग कलर्स के। जो धागे होते हैं उनका नाम, जैसे एक वर्ड है वाफू नफ़ी। वाफू नफ़ी जो है उसमें एक सफ़ेद और नीले धागे होते हैं और किनारे पर लाल धारियाँ होती है, जो नागा पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। यानी नागा पुरुष जिस वस्त्र को पहनते हैं उसको ये लोग कहते हैं वाफू नफ़ी। एक है लोरूमफी, इसमें ये सेकंड नंबर पर है। इसमें लाल, सफ़ेद और काले छींटे होते हैं। तीसरा है लाइफी, जिसमें लाल काले रंग का कपड़ा किनारे पर होता है, इसको स्त्रियां पहनती हैं, जिसको कहते हैं लाइफी। चौथे नंबर पे होता है वाडी सूमफी, जिसमें लाल, सफ़ेद, नीले विभिन्न रंगों की डिज़ाइनें बनी होती हैं और ये लोग उसको त्योहार और विवाह पर पहनते हैं। तो वो थोड़ा महंगा और अच्छा वाला कपड़ा ये लोग बांधते हैं उसको। और पाँचवें नंबर पे है लगोउड़ी सुमरफी, इसमें लाल, सफ़ेद, नीले रंगों की धारियाँ बनाते हैं और ज़्यादातर इसको स्त्रियां पहनती है। वस्त्र बनाने में नागा स्त्रियां जो होती हैं वो बहुत दक्ष यानी एक्सपर्ट होती हैं और ये सारे परिवार के लिए कपड़े तैयार कर लेती हैं। कपड़े बुनने का काम सर्दी शीत ऋतु में करती हैं और छोटी अवस्था में ही लड़कियों को ये काम सिखा दिया जाता है ताकि वो भी उनकी मदद करे। नागा लोग अन्य प्रकार की दस्तकारी में भी निपुण होते हैं। जैसे कुछ नागा लोग जो होते हैं वो लोहे से शिकार, कृषि एवं युद्ध के औजार बनाते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के भाले, दाव यानी लंबे चाकू, लकड़ी पर खुदाई का काम करने में भी ये बड़े कुशल हैं। लकड़ी पर खुदाई द्वारा
मिथुन, चीते तथा मनुष्य की आकृतियां बनाते हैं। रंग के लिए सूअर का खून और आँखों के स्थान पर काले बीजों का प्रयोग करते हैं। सूअर के बालों का भी ये प्रयोग करते हैं। लकड़ी के ढोल, रकाबियाँ, बांस की नालियाँ आदि बनाई जाती हैं और कुछ लोग चटाइयाँ और टोकरियाँ भी बुन लेते हैं। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये लोग काफ़ी कुछ आत्मनिर्भर हैं। कपड़े बुन लेते हैं, अन्य कई कलाकृतियों का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पर इन लोगों में जो कुछ स्त्रियां हैं वो मिट्टी के बर्तन भी बना लेती हैं। वैसे तो वो निषिद्ध है, इनके यहाँ नहीं बनाना जाता, लेकिन अब बना लेती हैं। धूप में सुखाकर उनको काम में लिया जाता है। जितने भी ये कुछ नागा क्या करते हैं कि मिथुन की खाल जो होती है उसको धूप में सुखाकर और उसमें ढालें और भैंस के सींग से तुरई और बांस से बांसुरी भी बना लेते हैं। पत्थर और लोहे का काम बहुत कम करते हैं। घरों में काम आने वाले बर्तन जो होते हैं वो अधिकांशतः मिट्टी और बांस के बने होते हैं, क्योंकि जो चीज़ इनको ज़्यादा आसानी से उपलब्ध है ये उन्हीं को काम में लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था में बच्चों ये लोग इनको 3 भागों में बांटा है, जैसे चांगली, मोंगसेन और चांगकी। इन वर्गों के अपने गोत्र होते हैं। चांगली श्रेष्ठ और चांगकी निम्नतर स्तर होता है। यानी जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि ये गोत्र ज़्यादा ऊंचा गोत्र है, ये गोत्र नीचा गोत्र है, या उच्च स्तर या निम्न स्तर, इस तरह की चीज़ें इनमें भी चलती हैं। इन लोगों ने भी कुछ 3 गोत्र या 3 ऐसी व्यवस्थाएं बना रखी है कि 3 में एक उच्चतम है, एक निम्नतम है और एक मध्यम है। तो उच्चतम में आता है चांगली, मध्यम में आता है मांगसेन और निम्न में आता है चांगकी। चांगली की 3 जातियां जैसे पोंगेन, लुंगकस और चासी होती हैं। मोंगसेन की भी ऐसे बहिर्विवाही जातियां हैं। ये इनमें कोई भी वर्ग जो होता है ना चांगली और मोंगसेन का, वो निम्न जो चांगकी है उनमें विवाह संबंध नहीं करते हैं। और ज़्यादातर इनके यहाँ जो विवाह होते हैं वो एक भाषा, जो नागा जिस एक भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग आपस में करते हैं। परिवार इनका सामाजिक इकाई का सबसे छोटा रूप होता है, जिसमें स्त्री, पुरुष और उसके अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। और विवाह जैसे ही होता है वैसे ही ये अपने लड़के को अलग कर देते हैं। अतः परिवार की जो संपत्ति होती है वो पिता की मृत्यु के बाद सबसे छोटा बेटा जो घर में होता है उसको दी जाती है और उसकी शादी भी सबसे बाद में की जाती है। और जो निसंतान दंपति होते हैं उनका जो भी संपत्ति उनके पास होती है वो उनके रिश्तेदारों में बट जाती है। यहाँ भी विवाहित लड़की को अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता और एक ही पिता के गोत्र वाले लोग जो होते हैं वो सारे एक वंश परंपरा को मानते हैं और माता के गोत्र वाले दूसरे वंश परंपरा को। यानी यहाँ माता और पिता दोनों के गोत्र को महत्व दिया जाता है। आओ नागाओं में 7 आयु वर्ग होते हैं जिनका अलग अलग नाम है, मैं आपको यहाँ नाम बता रही हूँ। जैसे कि असम में आओ नागाओं में 7 आयु वर्गों में गांव के संगठन में विशेष योगदान रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये 7 आयु वर्ग जो इन्होंने बनाए हैं वो ऐसे बनाए हैं, इनका भी इनके सामाजिक संगठन में बहुत अधिक महत्व है। जैसे पहले नंबर पर इन्होंने रखा है 12 से 14 साल के लड़के। अब उनको क्या कहते हैं? मोरांग। अब मोरांग के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि वो लोग ये सुरक्षा संबंधी टीम होती है। इन्हें नौजवरी होरी भी कहा जाता है और इन्हें मोरांग में रहना पड़ता है। और बड़े लड़कों के लिए यानी जो
इनसे भी ज़्यादा अधिक उम्र के हैं उनके लिए इनको कार्य करने पड़ते हैं। दूसरा होता है 3 वर्ष बाद, जब इस वर्ग के युवा तुकप बहोरी बन जाते हैं, यानी पहले वो 14 साल फिर 3 वर्ष यानी 17-18 साल के हो जाते हैं, तो इनको भी मोरांग में रहना आवश्यक। फिर ये भी बाहर आ जाते हैं और वो पहले जो युवा रह रहे होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। इनका कार्य केवल इतना होता है कि ये संदेश लेकर जाएंगे और गांव के लिए सामान्य कार्य जो होंगे वो ये करेंगे। फिर 3 साल बाद इनके 3 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ये चूचन बहोरी बन जाते हैं और ये मोरांग के नेता बन जाते हैं, यानी ये डिसाइड करते हैं कि मोरांग में कौन रहेगा। और नरमुंडों के शिकार में सबसे आगे जाने के अधिकारी होते हैं, यानी इनके यहाँ ऐसा भी नहीं है कि शिकार करने कोई भी आगे जा सकता है या कोई भी जाकर शिकार जो जानवर है उसका शिकार कर सकता है, क्योंकि इनके एक व्यवस्था इन्होंने अपनी बनाई हुई है। तो इसमें वही जाएंगे जो चुचेन बहोरी बन चुके होंगे, वही जाकर शिकार में जानने के अधिकारी बन जाएंगे। फिर इसके 3 वर्ष बाद ये ओक चुंग शमी चरी बोरी बन जाते हैं और इन्हें सूअर के टांग खाने के लिए दिए जाते हैं, यानी इनको इस योग्य समझा जाता है कि अब आप लोग इस तरह का भोजन कर सकते हो। 5वें में अगले फिर 3 वर्ष के बाद ये बनते हैं किंदोस मबंग, और यह गांव के सम्मान्य व्यक्ति बन जाते हैं और तब तक इनका विवाह हो जाता है, इनका मोरंग से कोई संबंध नहीं रहता। इसके बाद फिर 3 वर्ष बाद ये खोनरी यानी बोझा ढोने वाले कहलाते हैं। इनका कार्य बलि के लिए पशुओं को ढोने वाले मजदूरों का प्रबंध करना होता है, यानी ये खुद तो सम्मानीय व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन बलि के लिए जो पशुओं को लाया जाता है उनको जो लेकर आते हैं और पशु कैसे आएंगे और किस तरह से बलि होगी, ये सारा प्रबंध ये लोग देखते हैं। और 7वें उसमें अगले 3 वर्ष के बाद ये ततारी कहलाते हैं, यानी वृद्धों की श्रेणी में आ जाते हैं और वृद्धों की श्रेणी में गांव का प्रबंध करते हैं। एक सुव्यवस्थित प्रथा के अनुरूप इनका 7 वर्ग बनाए हैं और इन 7 वर्गों में हर 3 साल बाद उनका नाम भी बदला जाता है और उनको एक तरह से उच्च स्तर दिया जाता है कि भाई अब आप लोग इस पिछले वाले स्तर से निकल के आगे वाले स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। और इस व्यवस्था को ये नियमानुसार मानते हैं। गांव एक सामाजिक संस्था है। गांव की व्यवस्था भी 2 सिद्धांतों पर आधारित होती है। एक तो गांव के सभी लोग आयु समूह में बटे होते हैं, ये तो इन्होंने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता ही दिया, और इसी के अनुसार उनको सारे कार्यों का विभाजन भी होता है और वैसे ही करने भी होते हैं। और दूसरा, गांव का जो प्रशासन है वो एक परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ सदस्य विशेष व्यक्ति होते हैं, वंश परंपरागत मुखिया होते हैं। प्रशासन प्रजातांत्रात्मक ढंग से चलाई जाती है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आदेशात्मक रूप में कार्य किया जाता हो कि जो कह दिया वो ही करना पड़ेगा, यानी सबसे सलाह मशवरा करके फिर ये लोग अपने निर्णय लेते हैं। गांव की जो मुख्य सामाजिक संस्था होती है वो युवकों के शयनागार की होती है, जिन्हें मोरांग कहते हैं। युवक ही इनको बनाते हैं और अविवाहित युवक युवतियों के लिए अलग अलग शयनागार होते हैं। बस्तियों में से कुछ दूर उन मार्गों में प्रवेश होते हुए जो गांव के प्रवेश करते हैं, वहाँ इन शयनागारों में नागा युवक अपने जीवन कार्यों संबंधी व्यवहारिक, सैन्य तथा चरित्र निर्माण संबंधी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब इन मोरांग्स में ऐसा नहीं है कि उन लड़कों को सिर्फ रहने दिया जाता है, बल्कि उन्हें वहाँ पर अच्छा कुशल सैनिक, शिकारी और एक अच्छा इंसान, यानी नियमानुसार जो उनका सामाजिक संगठन है उसके अनुसार उनका चरित्र निर्माण भी किया जाता है कि आपको इन्हीं व्यवस्थाओं के
अंतर्गत रहकर अपने जीवन को जीना है। यहीं इन मोरांग्स में ही आक्रमणों के बारे में विचार विमर्श किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है। और ये जो शयनागार हैं, ये आदिम जनजीवन से युवकों को परिचित कराने का केंद्र होता है। यानी यंग बच्चे जो होते हैं उन्हें अपनी आदिवासी परंपराओं से इन मोरांग्स के अंदर अधिक उम्र के जो वहाँ पर लोग होते हैं, वो एक तरह से ये अध्ययन स्थल है जहाँ युवा वर्ग अध्ययन करता है कि उन्हें कैसे रहना है। और जो वहाँ के बुजुर्ग और प्रौढ़ नागाज होते हैं, वो उनको पूर्वजों के शिल्प, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, सारी कलाओं में जो भी मनुष्य युवकों को दक्ष बनाने के लिए चाहिए, वो सारा शैक्षणिक कार्य इन मोरांग्स में किया जाता है। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तरफ बांस की चटाई बिछी रहती है, दूसरी तरफ मिट्टी का फर्श होता है। चटाई वाले भाग में हाथी, शेर, चीते की आकृतियाँ बनी होती हैं, विभिन्न रंगों से भरा होता है। वहाँ तो बैठते हैं वरिष्ठ सदस्य, और जो कच्चे फर्श होते हैं वहाँ कनिष्ठ सदस्य। यानी इसमें भी जो सिखाने वाले होते हैं, जो शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, उनको सुविधाएं अधिक मिलती हैं। और जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो सीख रहे हैं, वो वहाँ पर नीचे फर्श पर सोते हैं। और एक तरह से इसको आप आश्रम व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं। मोरांग को बाहर की तरफ से लकड़ी और पत्थर की भारी दीवारें घेरी रखती हैं। मोरांग में नागा युवक बातचीत करते हैं, तंबाकू पीते हैं, सोते हैं, प्रातःकाल होते ही अपने घर को लौटते हैं। मोरांग में किसी भी विवाहित लड़के या लड़की को प्रवेश नहीं दिया जाता। मोरांग की व्यवस्था करने के लिए यहाँ परिषद चुनी जाती है, जिसका एक मुखिया, एक सहायक मुखिया, जिसको मुख्य मुखिया होगा उसको कहते हैं उंग्र, सहायक मुखिया को कहते हैं तोंगलू, और 14 परामर्शदाता जिनको कहते हैं तातार, 2 ओवरसियर जो तिंगायार कहलाते हैं, और 2 शराब पिलाने वाले जो यित्तिर होते हैं। ये परिषद अनुशासन भंग करने वाले युवकों पर जुर्माना भी लगाती है और सदस्यों के विवाद होने पर सुलझाती भी है। तो कुल मिलाकर ये जो मोरांग हैं वो नागा लोगों के एक आश्रम की तरह हैं, जहाँ गुरुकुल की तरह हैं, जहाँ अध्ययन भी होता है, सैन्य शिक्षण भी होता है, चरित्र निर्माण भी होता है, और वहाँ जो विवाद होते हैं उन्हें भी सुलझाया जाता है। तो इस प्रकार नागा लोगों की सामाजिक व्यवस्था जो है वह एक संगठित व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है। इसका आखिरी वीडियो मैं अब डालूंगी इसके बाद, और उसमें नागा लोगों की थोड़ी सी अन्य विशेषताएं और आपको बताऊंगी। धन्यवाद।